अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट, टाइप्स और टूल्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको देख सकते हैं ताकि जब आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने लगे तो आपको ईजिली हो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। द गोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अटेन टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन मकसद जो होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी होता है। इकोनॉमिक्स, इसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं क्योंकि जब अशिया की, गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें स्टेबल होंगी तो उस वक्त आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी। बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन हार्मफुल टू एन इकॉनमी। आपको बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सूरत होती है वो इकॉनमी के लिए हार्मफुल होती है। कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन उस वक्त होती है जब आपकी इकॉनमी के अंदर प्राइसेस हाई होती हैं, और डिफ्लेशन उस वक्त होती है कि जब आपकी इकॉनमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बिल्कुल लो होती हैं। तो ये दो इफ़ेक्ट्स है, क्योंकि ये भी इकॉनमी के अंदर हार्मफुल होते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं कि या ना तो वो हाई प्राइसेस होनी चाहिए, ना इतनी लो होनी चाहिए, बल्कि स्टेबल होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी ट्राइज टू कीप द वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कोशिश करता है कि इकॉनमी के अंदर जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी हो। ड्यूरिंग डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक अडॉप्ट ईजली ईजी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक अडॉप्ट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशन है यानी प्राइसेस बिल्कुल लो हैं, तो उस वक्त जो सेंट्रल बैंक है वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है। उसमें क्या होता है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस जैसे किया था टाइप्स के अंदर। तो इसमें इजी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो जो कमर्शियल बैंक हैं उनको लोन्स जो है वो सस्ता मिलता है सेंट्रल बैंक की तरफ से। जब वो कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलता है तो वो दूसरे आगे लोगों को जो है वो सस्ता कर्ज़ा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं लोन लेने के लिए। तो जैसे वो लोन लेते हैं तो इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो आपकी मनी सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है इकॉनमी के अंदर। यानी इस सिलसिले में जैसे आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगी। तो इस वजह से जो डिफ्लेशनिंग गैप था वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर तो उस वक्त सेंट्रल बैंक जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करता है। यानी इसमें क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन कम लेती हैं, क्योंकि हाई कंडीशंस होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से कम लोन लेती हैं। जैसे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कम लोन लेती हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो इसी तरह जो लोग हैं वो भी लेस अट्रैक्टिव होते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को हमने इसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है और उस पे इंटरेस्ट रेट भी पे करना है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट तो वो रीपे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो लोग जो हैं वो लोन नहीं लेते। जब लोन नहीं लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इकॉनमी के अंदर। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो मनी सप्लाई लेवल लो होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस लो होंगी। जैसे प्राइसेस लो होंगी तो आपका इन्फ्लेशनी गैप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने यही देखा कि जो आपकी इकॉनमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी आती है वो क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की होती है। तो उस वक्त जो है हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी जो टाइप्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी को उनको अडॉप्ट करते हुए उसका डिसीजन करता है। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें कहता है द मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट। यानी वो कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी उस वक्त इन्फ्लुएंस हो सकती है जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से जब आपके इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर लेंगे। डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट कैन बूस्ट अप द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। यानी आप ये कहते हैं कि आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब डिक्लाइन करेंगे तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो बूस्ट कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो कम हो जाएगा। आगे कहते हैं द फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ पॉसिबल इफ़ द मॉनेटरी पॉलिसी इज सक्सीड इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त मुमकिन हो सकती है इकॉनमी के अंदर जब आपकी इकॉनमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी होगी। यानी इस वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस स्टेबिलिटी ही होती है। इसीलिए कहते हैं जब आपकी इकॉनमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो उस वक्त आपकी इकॉनमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने
इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो उसके लिए आपको प्राइस स्टेबल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो है वो है ट्रेड साइकिल स्टेबिलिटी। इकॉनमी ऑलवेज फेस ट्रेड साइकिल आर बिजनेस साइकिल, यानी जो इकॉनमी है वो हमेशा जो है ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल का सामना करती है। जैसे हमने पीछे देखा कि इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो होती है वो इकॉनमी को फेस करना पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है जो इकॉनमी है वो ऑलवेज फेस ट्रेड साइकिल, यानी वो ऑलवेज जो है वो ट्रेड साइकिल का सामना करती है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑलवेज ट्राई टू सेव द इकॉनमी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये कोशिश करती है कि जो इकॉनमी के अंदर ट्रेड साइकिल की हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं उससे कैसे बचाया जाए। लाइक इन रिसेशन, सेंट्रल बैंक अडॉप्ट इजी मॉनेटरी पॉलिसी बाय चार्जिंग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो रिसेशन है, रिसेशन कहते हैं डिफ्लेशन सेक्शन को। तो जब आपकी कंट्री के अंदर या इकॉनमी के अंदर रिसेशन होता है यानी डिफ्लेशन की सूरत होती है तो उस वक्त क्या करते हैं सेंट्रल बैंक जो होता है वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है। किस तरह करता है? बाय चार्जिंग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उस वक्त क्या है वो सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो कर देता है। मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू टेक लोन। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग जो हैं वो लोन लेने के लिए अट्रैक्टिव ज़्यादा होते हैं। इस वजह से कि जब आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशन की सूरत होती है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को जैसे ही कम करता है तो उस वक्त मनी सप्लाई जो है वो इकॉनमी के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो आपकी मनी सप्लाई इकॉनमी के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी इकॉनमी के अंदर रिसेशन या डिफ्लेशन का असर होता है वो कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी इकॉनमी के अंदर बूम या इन्फ्लेशन फेस है तो उस वक्त सेंट्रल बैंक जो है वो अडॉप्ट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जब आपकी इकॉनमी के अंदर इसी तरीके से हमने प्रीवियस ऑब्जेक्टिव के अंदर भी यही देखा कि आपकी इकॉनमी के अंदर जो है वो जब इन्फ्लेशन की सूरत होती है तो वो आपकी सेंट्रल बैंक जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है। जब आपकी डिफ्लेशन की सूरत होती है तो वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है। इसमें जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है तो वो सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देती है। उस वक्त होता क्या है कि पीपल जो है वो अवॉइड करते हैं टेक लोन्स, यानी लोग जो हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से लोन लेने से इनकार करते हैं। बाय यूजिंग दिस पॉलिसी मनी सप्लाई कैन बी रिड्यूस इन द इकॉनमी और कंट्री। वही बात बताई गई है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो उसकी वजह से लोग लोन नहीं लेते, लोन नहीं लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इस पॉलिसी की वजह से आपकी मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी। जब रिड्यूस होगी तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी तो आपकी जो इन्फ्लेशन गैप है, जो प्राइसेस हाई हैं, वो आपकी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से प्राइसेस भी रिड्यूस होगी और इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी हर इकॉनमी की कोशिश होती है कि हमारी इकॉनमी के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी एम टू अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका भी एम होता है कि वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको अचीव करे। इन ऑर्डर टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सेंट्रल बैंक अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और इसे एक्सपेंशनरी को ईजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, विच इज़ कवरेज क्रेडिट सप्लाई इन द इकॉनमी। यानी जब आपकी इकॉनमी के अंदर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना है तो उस वक्त जो है सेंट्रल बैंक का जो है वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करता है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग जो है वो लोन ज़्यादा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। जैसे डिफरेंट पर्पज़ के लिए लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट होंगी। इस वजह से जब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा तो आपकी इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल शो होगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि जब इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट करना हो या हासिल करना हो तो उस वक्त जो है सेंट्रल बैंक जो है वो ईजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट रेफर टू द प्राइस ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी डोमेस्टिक प्राइस जो है करेंसी की वो दूसरी फॉरेन करेंसी के मुकाबले में उसकी क्या वैल्यू है। यानी हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे पास हमारी करेंसी है पाकिस्तान रुपीज़ में और जो हमारे पास यूएसए की करेंसी है वो डॉलर में है, तो हम ये कह सकते हैं कि $1 जो है वो इक्वल टू है पाकिस्तानी जो रुपीज़ है वो 278 रुपीज़ के। तो ये हमारे पास एक जो हमारी पाकिस्तानी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है वो एक्सप्रेस कर रही है फॉरेन करेंसी के मुकाबले में। तो मॉनेटरी पॉलिसी एम एट मेंटेनिंग द ट्राइज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट। तो साफ ज़ाहिर बात है
कि जो हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी भी कोशिश इकॉनमी के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज़ होते रहते हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएशन होती रहती है। तो इस वजह से कहते हैं कि इकॉनमी के अंदर जो है एक्सचेंज रेट स्टेबल होना लाज़मी है, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट स्टेबल होता है तो आपकी इकॉनमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो उस वक़्त इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस वजह से कहा गया कि एक इकॉनमी के अंदर एक्सचेंज रेट को स्टेबल होना लाज़मी है। यानी उसके अंदर एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आज जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो 278 के से इंक्रीज़ होकर 279 ना हो, 280 ना हो, या ये ना हो कि 270 से बिलो ना चला जाए, यानी उसमें स्टेबिलिटी आना लाज़मी है। देन हमारे पास 6 जो है वो इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी देखा था कि इकॉनमी के अंदर एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी होना लाज़मी है, इसी तरीके से कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी भी होना लाज़मी है। इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट इन एन इकॉनमी, यानी एक इकॉनमी के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी स्टेबिलिटी। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकॉनमी, यानी जो फ्लक्चुएशंस आती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो आपकी इकॉनमी के अंदर अनसर्टेनिटी का बहस बनती है। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट आल्सो इफेक्ट कंज्यूमर विलिंगनेस टू बाय ड्यूरेबल गुड्स, यानी जब आपकी इकॉनमी के अंदर इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसका इफेक्ट जो है कंज्यूमर की विलिंगनेस पे होता है कि वो जो लंबे अरसे की अशिया है उसको ख़रीदने में। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि हम लोग एक बॉन्ड है उसको हम स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे तक, क्योंकि जो हमारे पास एक तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। तो यही चीज़ इफ़ेक्ट करती है कंज्यूमर विलिंगनेस को कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुसलसल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है इकॉनमी के अंदर, तो जो इन्वेस्टर हैं वो हेजिटेट होंगे कि हमें ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से कहते हैं कि जो आपकी इकॉनमी के अंदर अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो आपके कंज्यूमर की विलिंगनेस जो ख़रीदने की विलिंग है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि सच एज़ हाउस हो गया, कार हो गई। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी, तो इस वजह से जो है वो आपकी इकॉनमी के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करना लाज़मी होता है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इससे भी आपको ईज़िली वे से आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको ईज़िली मिल सके।